कॉलेज के बच्चे हैं, क्या उनको भी कॉलेज में एफडी करवानी चाहिए? कॉलेज में तो पैसे नहीं होते सर, आजकल लड़के सब कमा रहे हैं। अगर आपने कमाना शुरू किया तो सेविंग आप शुरू करिए, जितना भी हो, 5%, 10%, 20%, बिकॉज ये एक हैबिट है। सबसे कम यंग एज वो कॉलेज के बच्चे हैं, क्या उनको भी कॉलेज में एफडी करवानी चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी राइट एज होती है जब आपको एफडी सोचना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? कॉलेज में तो पैसे नहीं होते सर, घर वाले जो पैसे भेजे वो खर्च करने में आजकल लड़के सब कमा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन चीजें बहुत सारी हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, अगर आपने कमाना शुरू किया तो सेविंग आप शुरू करिए, जितना भी हो, 5%, 10%, 20%, बिकॉज ये एक हैबिट है। आप 20 इसका कॉन्ट्रडिक्टी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बचाता है वो जिंदगी भर गरीब रहता है, जो खर्च करता रहता है उसको पैसे कमाने के साधन मिलते रहते हैं, क्योंकि सोचता है कि अब आगे कैसे खर्च करेंगे। ये एक माइंडसेट बहुत लोगों का देखा है मैंने। हाँ सर, ये ट्रू है विथ टॉप 1% पीपल। कुछ लोग होते हैं जो लकी है या जिनके पास वो क्षमता है ऑन हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, या खानदानी अमीर है, इन लोगों के लिए ये माइंडसेट ठीक है। बट ज़्यादातर मिडिल क्लास के लिए यही ठीक है कि आप थोड़ा अभी सेव करना शुरू करें, बिकॉज अभी जो फेज़ में है ना, इंडिया में 70-80% जॉब तो डेस्क रिलेटेड जॉब्स है, और एआई का जो दौर आ रहा है तो उसमें हमको ये नहीं पता कि 20 साल बाद कैसे जॉब्स रहेंगे, कैसे जॉब्स नहीं रहेंगे। तो आज अगर आप अगले 10, 15, 20 साल के लिए सेव करने का नहीं सोचते हो और सडनली आप उस सिचुएशन में हो कि यार कल तो नौकरी नहीं है, एआई ने खा लिया सारे जॉब, तो आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर टू बी सेफ टुडे, मेरे को लगता है कि गिवन द एनवायरनमेंट। आप लोग क्या लगता है कि अगले 10-15 साल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी देयर विल बी एआई विच विल टेक ओवर, जो आपको गाइड कर रहा होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बट जो बेसिक फंडामेंटल्स है फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का, वो वही रहेंगे, क्योंकि दो ही साधन है इंडिया में इन्वेस्ट करने के, या तो डेट में डालोगे या इक्विटी में डालोगे। पोर्टफोलियो एलोकेशन 50-100 साल से सेम चीज़ चलता आ रहा है, वो जो जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया वही फार्मूला चलता रहेगा। बट द वे यू इन्वेस्ट माइट चेंज। आज आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, शायद उस दिन आप बैठ के कंप्यूटर को बोल दोगे कि मेरे इस बैंक में पैसे पड़े हुए, आप जाके बेस्ट इन्वेस्ट कर देना, वो शायद कर दे। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक है जो इंडिया में, 2 मिस्टेक्स दैट आई हैव सीन। एक फोमो इन्वेस्टिंग है और दूसरा ट्रेडिंग है। फोमो इन्वेस्टिंग ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखते कि अब व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कमोडिटी, जहाँ पर सब लोग पैसा लगा रहे वही डाल देते। जैसे आप देखोगे कि क्रिप्टो का बूम आया बीच में, और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन 1 लाख पहुँच गया तो सबने डाल दिया, 1 लाख से गिर कर 20,000 पे आ गया। अब बीच में इक्विटीज़ में स्मॉल केस का एक बड़ा बूम आया था कि वो 3 साल में 5 गुना हो गया, और सबने पैसा वहाँ डाला, वो गिर गया वहाँ से। अब बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में गोल्ड हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। तो जब भी आप ये देखते हो कि पिछले 3 साल में क्या परफॉर्म किया और मैं उसमें डालूंगा, तो बिकॉज लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले आउट करते हैं। जो 3 साल में बहुत अच्छा किया, अगले 3 साल में शायद अच्छा ना करे, तो आप फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट देख के करोगे तो वो अच्छा नहीं करेगा। आप बेसिक प्रिंसिपल्स पे स्टिक करिए, एलोकेशन पे डालिए, बिलीव इन इंडिया स्टोरी, बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स, वो चलता रहेगा। और दूसरा बिगेस्ट जो मैंने देखा है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की खासियत ये है कि वो आपको ये मौका देता है कि मैं आज 1000 रुपये लगा के एक और 1000 कमा सकता हूँ। मतलब एक दिन में 100% का रिटर्न देखने का वो पॉसिबिलिटी है ट्रेडिंग में, इसीलिए बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो जो बेटिंग ऐप्स है उसमें ज़्यादा कस्टमर्स है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी में, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं, बिकॉज वहाँ पर इंस्टेंटली आप पैसा डबल करने का लालच अच्छा लगता है। बट क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मेरे को पता है कि रिटेल कितना पैसा लूज़ करता है। अभी मैं जस्ट यहाँ आने से पहले कुछ स्टैट्स देख रहा था। एक कंपनी है जेन स्ट्रीट कर उन्होंने लास्ट 1 साल में 40,000 करोड़ कमाए। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप जब ट्रेड करते हो तो टैक्स देते हो, वो कुछ 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास है। NSE की जो कमाई हुई वो 20,000 करोड़ है। BSE की जो कमाई वो 3,000 करोड़ है। तो ये सब मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ की कमाई हुए जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो पूरा 1.5 लाख करोड़ है ये फंड कर रहे हैं अपने रिटेल ट्रेडर्स। और कुल मिलाकर ये कितने होंगे? अगर 1.5 लाख करोड़ लोग पैसेदार, 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो हर बंदा ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए पर ईयर लूज कर रहा है फॉर दीज पीपल टू मेक मनी। जेन ट्रेडर स्कैम क्या था ये? कैसे उन्होंने स्कैम किया था ये?
हाँ, तो जेन स्ट्रीट करके एक हेज फंड है, उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी अभी चल रहा है। अभी सेबी ने एक ऑर्डर निकाला उन पे। उन्होंने एक साल में 43,000 करोड़ कमाए इन इंडियन मार्केट्स, इन इंडियन ऑप्शन मार्केट्स। उन्होंने एक मार्केट मैनिपुलेशन का टेक्निक निकाला। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में दो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट, जिसमें रिलायंस का शेयर, HDFC का शेयर। दूसरा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट की ये खासियत है कि इनका जो प्राइस है वो इक्विटी पे डिपेंड करता है। मतलब इनका खुद का इंडिपेंडेंट प्राइस नहीं होता। ये जो फाइनली सेटल होते हैं वो कैश के प्राइस पर सेटल होते हैं। तो इनका प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स मार्केट। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन 4,000 करोड़ लेके आया सुबह। बोले 4,000 करोड़ का हम बाइंग करेंगे। जैसे HDFC बैंक में बाइंग किया उन्होंने, ICICI में बाइंग किया, SBI में बाइंग किया, और 3 घंटे में 4,000 करोड़ खरीदा उन्होंने। क्योंकि इंडियन मार्केट छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। 4,000 करोड़ में उन्होंने 1.5% बैंक निफ्टी करके एक इंडेक्स है उसको उन्होंने चढ़ा दिया। बैंक निफ्टी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं HDFC, SBI, ये स्टॉक्स चढ़ेंगे तो इंडेक्स भी चढ़ता है। और 1.5% जैसे चढ़ा, उन्होंने 35,000 करोड़ लेकर शॉर्ट मारा। शॉर्ट मतलब अब मार्केट नीचे जाएगा तो इनको फायदा है, ऊपर जाएगा तो नुकसान है। ये 35,000 करोड़ इन्होंने डेरिवेटिव्स पे शॉर्ट मारा। और फिर इन्होंने ये जो 4,000 करोड़ खरीदा वो बेचना शुरू कर दिए। वो वापस 1.5% नीचे लेके आए। तो ये 4,000 करोड़ इन्होंने 1.5% ऊपर खरीदा और 1.5% नीचे बेचा, तो इनको कुछ 70-80 करोड़ का इधर नुकसान हो गया। क्योंकि इधर 35,000 करोड़ पे इन्होंने 1.5-2% कमाया, इधर 700-800 करोड़ का फायदा हो गया। तो एक दिन में उन्होंने 850 या 700 करोड़ कमाए एक दिन में। तो सेबी ने उनका 5,000 करोड़ उन्होंने सीज किया है अभी। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने 40,000 करोड़ और कमाए। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। जब ऐसा नहीं है कि ये आइडिया सिर्फ इन्हीं को आया है। मेरे को हर्षद मेहता याद आ गया। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, हर्षद मेहता ने फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आई थिंक ज़्यादा प्लेयर्स निकाले थे उसमें। हाँ, ये तो बहुत ब्लेटेंट मैनिपुलेशन है और इन सबको रिटेल ट्रेडर ही फीड करता है। मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब एल्गो ट्रेडर था, मैं HFT ट्रेडर था। HFT का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हमारा फंडा ये होता है कि हम दिन में 1 लाख ट्रेड करेंगे और हर एक ट्रेड 1-1 सेकंड का करेंगे और हर ट्रेड में 2 रुपये 3 रुपये ही कमाएंगे। हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने लाखों ट्रेड कर रहे हैं तो हम दिन में 10 लाख रुपये कमा लेंगे। तो इसमें मेरे को 1 रुपये अगर कमाना था तो उसके लिए मैं 2 रुपये गवर्नमेंट को देता था, क्योंकि इतना ट्रेड कर रहा हूँ, टैक्स देना है। 2 रुपये मैं स्टॉक एक्सचेंज को देता था। तो मेरे को 1 रुपये कमाना है तो मेरे को ओवरऑल 5 रुपये कमाना था। 2 रुपये गवर्नमेंट को दिया और 2 रुपये एक्सचेंज को दिया। क्योंकि ये जीरो सम गेम है, मेरे को 5 रुपये कमाना है तो किसी को 5 रुपये गंवाना भी पड़ेगा। तो रिटेल ट्रेडर 5 रुपये गंवा रहा है, बट वो भी सरकार को पैसा दे रहा है 2 रुपये, वो भी एक्सचेंज को पैसा दे रहा है 2 रुपये, वो तो ये ट्रेडिंग ऐप को भी पैसा देगा 1-2 रुपये। तो मेरे 1 रुपये कमाने के लिए उस बंदे को 11 रुपये गंवाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। और सारे एल्गो वाले करते हैं, मैं भी करता था। तो हमारा एक मैकेनिज्म होता है कॉल्ड स्नाइपिंग। एक डेटा होता है टिक बाय टिक डेटा करके जो NSE BSE आपको देता है कुछ पैसे में। उसमें आपको इंडिया में कोई भी बंदे ने कोई भी ऑर्डर डाला हो, उसका ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ये रिलायंस में इतना बाइंग पे एक ऑर्डर आया, HDFC में इस बाइंग पे एक ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर को लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं भी कर सकते। तो हम लोग उस ऑर्डर को ऑब्जर्व करते थे कि ये कहाँ पर आके बैठा है, ये कितनी बार मॉडिफाई किया है, कितनी बार मॉडिफाई नहीं किया है, और हम उसको टैग करते थे कि ये ऑर्डर शायद रिटेल का लग रहा है, ये ऑर्डर शायद इंस्टीट्यूशन का लग रहा है। जहाँ पर रिटेल दिखा उसको मार दो, मतलब उसके अगेंस्ट करो। सो टारगेटेड स्नाइपिंग भी करते थे कि रिटेल इन्वेस्टर आए तो इससे पैसे हम कमा सकते हैं, तो उसको मारो। तो इस लेवल तक पहुँच चुका है ट्रेडिंग इंडस्ट्री। अभी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा फील्ड कौन सा है इन्वेस्ट करने के लिए? सर आई थिंक इन्वेस्ट करने के लिए ओवरऑल हमको एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए और इक्विटी में ब्रॉड इंडेक्स में डालना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है। कोई रिटायर आदमी है, पेंशन आ रही है या पेंशन नहीं है, कुछ सेविंग पड़ी है, हाँ, वो कहाँ इन्वेस्ट करे? तो इसमें भी एक रूल है। आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के दो ही पार्ट्स है, एक पैसे बचाने का पार्ट, एक पैसा बढ़ाने का पार्ट। जो कम उम्र का है उनका पैसे बढ़ाने का पोर्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू पैसे बचाने का पोर्शन, राइट? तो 25 साल का कोई बंदा है तो 90% पैसे बढ़ाने वाले में डालो, उसमें भी इक्विटी ज़्यादा डालो, और बाकी आप फिक्स्ड इनकम FD में डालो।
बट कोई 60 साल का है, तो उनको, बिकॉज वो एक तो कमा भी नहीं रहे, उनको नीड्स भी है पैसों की, तो उनका फोकस होना चाहिए ऑन पैसे बचाना।